बस वो जुड़ जाए, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं। शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं आचार्य आर्यादि और ज्योतिष कार्यशाला का आज का दूसरा दिन हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे भावों की। सीधे टॉपिक पर आते हैं और थोड़ी सी भूमिका बना करके थोड़ा सा भावों के बारे में कुछ और जानते हैं और फिर उसके बाद हम लोग वापस से अपने सीरियल पर आएंगे, शुरू करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे भाव की। भाव कुंडली के प्राण हैं। भाव ये बताते हैं कि हमें, मान लीजिए आप किसी घर में गए और उस घर में 50 कमरे हैं और आपको वहाँ से कोई वस्तु लेनी हो, तो यदि आपको कोई बता देगा पहले से कि वो वस्तु किस कमरे में रखी हुई है, उस कमरे का नंबर क्या है, उस कमरे की लोकेशन क्या है, तो आपके लिए उस वस्तु को ढूंढना, लेकर के आना आसान हो जाएगा। यही खेल भावों का है। आपका पूरा जीवन इंटरलिंक्ड है, जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। हम जो भी हैं, हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे जितने भी परिक्षेत्र हैं, वो सब अलग अलग नहीं हैं। इसी दिमाग से हम पढ़ाई करते हैं, इसी दिमाग से हम पैसे कमाते हैं, इसी दिमाग से हम लोगों से व्यवहार करते हैं। एक ही हमारे पास शरीर है, एक ही हमारे पास बुद्धि है और एक ही हमारे पास मन है। तो यदि कुंडली को समग्र रूप से देखें तो कुंडली तो एक ही है, लेकिन हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग ऊर्जाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, या कहूँ कि अलग अलग एनर्जी को अलग अलग फील्ड जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इस एनर्जी का आकलन करना, इस एनर्जी को स्टडी करना भावों का अध्ययन कहलाता है। भाषा थोड़ी सी साहित्यिक हो गई। आम भाषा में यदि कहूँ कि जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट को समझना भावों का अध्ययन कहलाता है। कुल 12 भाव हैं। मन में आपके ये प्रश्न आता होगा कि भाई 12 ही क्यों है, 13 क्यों नहीं है, या राउंड नंबर तो 15 होता है भैया, तो 10 होते या 15 होते। ऐसा क्यों है कि ये 12 है? इसके 12 होने के पीछे का लॉजिक क्या है? और यदि आप जानते हो तो अगर आप में से कितने लोग निकोला टेस्ला के बारे में जानते हैं, हैंड रेज करके बताइए। निकोला टेस्ला के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? टेस्ला का नाम सुना आपने? टेस्ला एक कंपनी है आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। तो टेस्ला कंपनी का नाम जिसके नाम पर पड़ा, उस व्यक्ति का नाम था निकोला टेस्ला। वो अमेरिका के एक बड़े वैज्ञानिक थे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम ये फ़ोन यूज़ कर पा रहे हैं, जिस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से मेरे सामने जो लाइट है वो जल रही है, इस इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो बल्ब जलाया गया था, पहला बल्ब जलाया गया था, वो एडिसन ने जलाया था। क्या नाम था पूरा? थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन ने पहला बल्ब जलाया था, दुनिया को प्रकाशित किया था। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एडिसन बल्ब जलाने वाले व्यक्ति तो थे ही, लेकिन एडिसन उस समय के यूएस के, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े इलेक्ट्रिसिटी उत्पादक और इलेक्ट्रिसिटी वितरक थे। वो सबसे बड़ी कंपनी ओन करते थे जो अमेरिका के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बांटती थी। जैसे हमारे यहाँ यूपीसीएल है ना, हमारे यहाँ तो सरकारी कंपनियां हैं जो बिजली वितरण करती हैं। अमेरिका के अंदर वो प्राइवेट कंपनी थी एडिसन की, जिससे वो बिजली बांटते थे। मैं आपको अपने संदर्भ तक लेकर के आऊँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। तो एडिसन जिस
बिजली को मापते थे, उसे मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं याद रहा वो एसी था या डीसी था, आप गूगल कर लीजिएगा, पर दो तरह के करंट होते हैं, एक एसी होता है कि डीसी होता है। जिस इलेक्ट्रिसिटी को एडिसन वितरण करते थे, प्रोड्यूस करते थे, उस इलेक्ट्रिसिटी में कमी थी। वो कमी ये थी कि वो जितना ट्रेवल करता था करंट, मान लीजिए आपका प्लांट है भगवानपुर में या रुड़की में और आपको हरिद्वार लाइट भेजनी है, करंट भेजना है, तो हरिद्वार तक जाते जाते उसकी जो क्षमता थी वो धीरे धीरे कम हो जाती थी। इसलिए जगह जगह पर उन्होंने प्लांट बनाए। और उसकी एक बड़ी कमी ये थी कि वो इतना तेज था कि उस समय एक व्यक्ति ने उसकी कम हो जाता था वो करंट, ये चीज़ थी। तो निकोला टेस्ला उस समय के बड़े वैज्ञानिक थे और निकोला टेस्ला ने दूसरे तरह का करंट इजाद किया। अब वो एसी डीसी में आप चेक कर लीजिएगा कौन सा किया। उसकी गुणवत्ता ये थी कि उसको आप 1000 किलोमीटर ट्रेवल कराइए, लेकिन वो करंट की उसकी क्षमता कम नहीं होती थी। अगर यहाँ से 440 वोल्ट भेजा गया तो यदि वो मुंबई भी पहुँचेगा तो 440 वोल्ट रहेगा। तो निकोला टेस्ला ने यह आविष्कार किया। उसके बाद जब एडिसन को ये लगा कि ये आविष्कार तो उनका कार्य व्यापार बंद करा देगा, तो उन्होंने निकोला टेस्ला को अपने साथ जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद टेस्ला के माध्यम से उन्होंने इस करंट को पूरी दुनिया में पहुंचाया। और आज हम जिस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे हैं वो निकोला टेस्ला की ईजाद की हुई इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे आप गूगल कर सकते हैं। हम यहाँ टेस्ला की बात क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि निकोला टेस्ला अपनी लाइफ में कुछ नंबर से बड़े प्रभावित थे। उनका मानना था कि इस यूनिवर्स को बनाने में, इस यूनिवर्स को चलाने में कुछ नंबर्स का बड़ा योगदान है। अंग्रेजी सभ्यताओं ने, पाश्चात्य सभ्यताओं ने हमारे उन नंबर्स को इतना गलत तरीके से प्रचारित किया कि आज हम उन नंबर्स के बारे में बात कर, और एक नंबर के बारे में तो हम बड़ा बचते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। कोई काम 3 में मत करिए, 3 बार करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। जबकि जिन नंबर्स को लेकर के निकोला टेस्ला बड़े प्रभावित थे, उसमें पहला नंबर था 3 अर्थात 3, दूसरा नंबर था 6 और तीसरा नंबर था 9। 3, 6, 9। और निकोला टेस्ला ये कोशिश करते थे कि उनके जीवन के जितने भी कार्य हैं वो इन्हीं नंबर्स के आसपास करें। जैसे वो 3 बजे उठ जाते थे, 6 बजे नाश्ता करते थे, 9 बजे से उनका वर्किंग साइकिल था। वो किसी भी काम को 30 मिनट करते थे या 3 मिनट करते थे या 3 घंटा करते थे। उनका पूरे दिन का जो शेड्यूल था वो 9 घंटे का होता था। अर्थात ये नंबर्स क्या करते थे, ये नंबर्स उनकी लाइफ में उनको आगे बढ़ने में बड़ी मदद करते थे। इन्हीं नंबर्स में एक बार और आगे बढ़ेंगे आप, 3, 6, 9 और 12। क्योंकि निकोला टेस्ला तो ऋषि नहीं थे। निकोला टेस्ला की जो अध्ययन था, जो आविष्कार था, वो थोड़े समय का था। लेकिन हमारे ऋषि तो इससे भी आगे गए। इसी 3 को आप चलाते चले जाएंगे तो एक समय पर 360 आएगा। ठीक है, क्या है 360? 360 है टोटल सर्कल। 360 डिग्री का होता है ना एक सर्कल, 360 डिग्री का एक सर्कल होता है। तो और आप देखिएगा हमारे जितने नंबर्स हैं, जैसे 108 नंबर भी आपको 9 के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप जैसे जैसे आप दुनिया में स्पिरिचुअल दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको 3, 6, 9, 12 ये सीरियल बहुत मिलेंगे। तो हमारे यहाँ इसका क्या संदर्भ है ये समझते हैं हम लोग। 12 भाव इसलिए हैं, और मेरा निवेदन है कि जिन लोगों की वीडियो ऑन नहीं है वो सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करें, सभी लोग अपने वीडियो ऑन करें। 12 इसलिए हैं क्योंकि जो
हमारा ज्योतिष है, ये हवाई विषय नहीं है। जब हम बात करते हैं कि हम यूनिवर्स की बात करते हैं, हम ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो ब्रह्मांड को रीड किया जाए तो कैसे किया जाए? भाई मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से रुड़की से हरिद्वार तक की दूरी कितनी है, तो कुछ भी नहीं करेंगे आप, आपके पास कोई पैरामीटर नहीं होगा, कोई मशीन नहीं होगी, कोई विद्युत नहीं होगी, तो भी आप पैदल चल के रुड़की से हरिद्वार जा कर के ये बता दोगे कि इतने कदम दूर है। भाई 5000 कदम दूर है, 10,000 कदम दूर है। लेकिन यदि मैं कहूँ आपसे कि जितना जो सौरमंडल है हमारा, इसका पैरामीटर कितना है, कैसे नापोगे? चलो सौरमंडल तक भी ठीक है। मैं कहूँ जो हमारी आकाशगंगा है मिल्की वे, ये कितना परिमाण है इसका, इसे कैसे नापिएगा, कैसे रीड करिएगा? ऋषियों के पास ये बड़ी समस्या थी। ज्योतिष के ऋषियों ने इसका समाधान निकाला। कैसे? ज्योतिष के ऋषियों ने एक व्यवस्था को पकड़ा, बोले ये ब्रह्मांड जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें गोल दिखता है। कैसा दिखता है? गोल दिखता है। और किसी भी गोल वस्तु की, किसी भी सर्कल की जो टोटल वैल्यू है वो 360 डिग्री है। अब ये चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, आप मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं? ये बताइए पहले, किसी को कोई दिक्कत हो रही है समझने में? क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको तोते की तरह पढ़ा दें और आप सुन के, क्योंकि आपको प्रभावित करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं अच्छी अच्छी बातें बताता चल जाऊँगा, आपको भी लगेगा बढ़िया है, सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं। लेकिन जब तक आप उसकी बुनियाद को नहीं सीखेंगे, जब तक आप ज्योतिष के काम करने के तरीके को नहीं सीखेंगे, तब तक आप ऊपरी तौर पर तो ज्योतिषी बन जाएंगे, लेकिन कभी भी एक सही प्रश्न आ जाएगा तो उलझ जाएंगे। तो हमें समझना है कि ज्योतिष काम कैसे करते हैं, भाव काम कैसे करते हैं। भावों को याद करना आसान है, समझना मुश्किल है। तो हमने क्या समझा कि किसी भी सर्कल का, फिर वो चाहे सर्कल इतना सा हो या हो कई लाख किलोमीटर बड़ा, उसका टोटल मान कितना होगा, टोटल वैल्यू कितनी होगी? 360 डिग्री। अब ऋषियों ने ये समझा कि भाई 360 डिग्री तो समझ गए, लेकिन इसे पूरे के पूरे को रीड कैसे करेंगे? और क्या ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ही तरह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है? ऐसा उनके मन में विचार आया। तो फिर ऋषियों ने क्या किया, इस ब्रह्मांड के, इस आकाश के अलग अलग सिरे अर्थात अलग अलग डायरेक्शन को रीड करना शुरू किया कि किस डायरेक्शन में किस तरह की एनर्जी रहती है। सबसे पहले उन्होंने पूर्व को रीड किया। तो पूर्व दिशा में हमारे जीवन की एनर्जी है। पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है, पूर्व दिशा की ओर हम बढ़ते हैं। इसीलिए क्योंकि पूर्व दिशा में जीवन है, तो पूर्व दिशा में आया पहला भाव। कौन सा भाव आया? पहला भाव। अब भावों का और 360 डिग्री का क्या संबंध है वो मैं समझाता हूं आपको। 360 डिग्री के घेरे को आप 12 हिस्सों में बांट दीजिए, तो एक हिस्सा कितने डिग्री का हुआ? कौन बताएगा सबसे पहले? गर्वित जी बताइए। 30 डिग्री का। तो एक हिस्सा कितने डिग्री का हुआ? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री में इस पूरे आकाश, नहीं कपिल जी 30 डिग्री का होगा, हाँ जी 30 का होगा, तो 30 डिग्री का एक हिस्सा होगा जी जी। तो हमारे आकाश को, हमारे ब्रह्मांड को, हमारे नक्षत्र मंडल को ऋषियों ने 12 हिस्सों में बांटा। टोटल वैल्यू थी 360, 12 हिस्सों की वैल्यू हुई 30 डिग्री, एक हिस्से की वैल्यू हुई 30 डिग्री। तो जो 30 डिग्री का एक कोना है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पहले बताइए, मैं और आसान करता हूँ आपके लिए। आप देख पा रहे हैं सर्कल? सबको दिख रहा है? ये एक सर्कल, इसका टोटल मान है 360 डिग्री।
अब मान लीजिए ये आकाश है, ये आसमान है, जब आप ऊपर सर उठा के देखते हैं ना तो ये गोल आकाश दिखता है आपको। और क्योंकि हमारी पृथ्वी नीचे नहीं है, हमारी पृथ्वी बीच में है, मतलब हमारे ऊपर भी आकाश है और हमारे चारों तरफ और नीचे भी आकाश है, तो हमारे चारों तरफ है ब्रह्मांड। समझ रहे हैं? सूर्य सिर्फ ऐसे नहीं जाता, फिर वो नीचे से घूम के आता है हमारे, या हम कहें कि पृथ्वी ऐसे घूमती है, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे चारों तरफ भ्रमण करता है। तो इसलिए ये जो आकाश है ये हमारे चारों तरफ का ब्रह्मांड है। अब इसे हमने ऐसे करके 12 हिस्सों में बांटा, और ये जो एक हिस्सा था वो 30 डिग्री का हुआ। समझ रहे हैं? अब आपको जान करके थोड़ा सा आनंद आएगा। ये और ये देख पा रहे हैं आप? सबको दिखाई पड़ रहा है? ये और ये एक ही हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये और ये दोनों सिमिलर हैं, इक्वल हैं, बस हम आसानी से समझने के लिए ऐसा बनाते हैं, ठीक है। और जब आप सुदर्शन चक्र पढ़ोगे ना कुंडली में, तो वो ऐसा ही मिलेगा आपको। ये कुंडली है, ये भाव हैं, इन्हीं में ही ग्रह बैठते हैं, इन्हीं में ही राशियां बैठती हैं, और ऐसे ही घूमती हैं चारों तरफ। हम आसानी से पढ़ने के लिए इसे ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा हम समझे हैं कि जब हमें इस ब्रह्मांड का अध्ययन करना होता है, तो हम इस ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए अपनी सुविधा के लिए और इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के अनुसार इस ब्रह्मांड को विभाजित करते हैं 12 हिस्सों में। उन 12 हिस्सों को हम 12 भाव कहते हैं। ये 12 हिस्से इस आकाश के, इस यूनिवर्स के अलग अलग हिस्से हैं जिसमें ग्रह ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अब हम लोग भावों के बारे में कुछ और डिटेल पढ़ते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम लोग भाव शुरू करते हैं। और बिल्कुल भी मेरा निवेदन ये रहेगा, किसी भी चीज़ को ओवरलोड मत लीजिएगा। ये भारी भरकम शब्द, यूनिवर्स की बातें, ब्रह्मांड की बातें, गणित की बातें, कभी आपको ऐसा लगे कि ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट विषय चल गया, इसे सिर्फ आपको सुनना है खाली। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना धीरे धीरे, आपको समझने की आवश्यकता ही नहीं, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। और मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैंने तो बीएड की है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एक अच्छा शिक्षक वो है जो छात्र को पढ़ाई के समय ये महसूस ही ना होने दे कि पढ़ाई हो रही है। पढ़ने के समय आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं होना चाहिए, तो टेंशन नहीं लेनी, बस सुनते रहना है, समझते रहना है। तो चलिए हम भावों के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स समझते हैं, उसके बाद हम अपना 5वां भाव शुरू करेंगे आज से। सबसे पहला हमने कल बात करी थी कि हमारी कुंडली के जो कोर में 4 डिब्बे होते हैं, 1st, 4th, 7th और 10th, इनको हम क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? अखिल जी बताएंगे। क्या बोलते हैं? मैंने केंद्र बोलते हैं, केंद्र के भाव बोलते हैं। तो केंद्र के बारे में एक डिटेल ये है कि ये 4 हिस्से, ये 4 भाव कुंडली के सबसे अच्छे भाव होते हैं। क्या समझे? ये सबसे अच्छे भाव होते हैं, सबसे शुभ स्थान इन्हें कहा जाता है। मतलब अगर कोई भी ग्रह इन 4 हिस्सों में बैठे तो वो अच्छा फल देता है। समझ गए? आसान है भाई। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान है और ये कुंडली के सबसे अच्छे स्थान है, क्योंकि इनमें, और ये अच्छे तो ये है ही, अच्छे तो और भी हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे क्यों हो गए? क्योंकि इनमें आ गया लग्न। इसमें क्या हो गया? लग्न आ गया। और सारी कुंडली एक तरफ और अकेला लग्न एक तरफ,
ठीक है, लग्न इतना पावरफुल होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो केंद्र स्थान जो है वो कुंडली के सबसे शुभ स्थान है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी जो हमने चार्ट दिया था उसमें एक जगह लिखा हुआ है 5, पंचम स्थान। देखिए कहां पर है, एक कॉर्नर में होगा, लेफ्ट कॉर्नर में नीचे पंचम स्थान होगा और राइट कॉर्नर में नीचे नवम स्थान होगा। ठीक है, और ऊपर बीच में केंद्र में ही ऊपर एक फर्स्ट हाउस है जिसे हम प्रथम स्थान बोलते हैं। 3 जगह। अब अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, बनेगा। अगर हम पहले लाइन से एक लाइन खींचनी शुरू करें 5 तक, फिर 9 तक और फिर ऊपर, ट्रायंगल बन जाएगा। इसीलिए पंचम, नवम और लग्न, इन तीनों का हम बोलते हैं त्रिकोण। क्या बोलते हैं? त्रिकोण। सबसे अच्छे स्थान कौन सा हुआ? केंद्र। और केंद्र के बाद सेकंड नंबर पर जो कुंडली के सबसे अच्छे स्थान है, लग्न को तो हमने केंद्र में काउंट कर लिया था, तो सेकंड नंबर पर जो है वो है पंचम और नवम। समझ गए? जब मैं राजयोग पढ़ाऊंगा, जब हम मध्यम लेवल की कक्षा लेंगे तब मैं राजयोग पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं मतलब अभी एक मोटा सा एक सूत्र आपको बता दे रहा हूं बस खाली। राजयोग क्या होता है कुंडली में, जो प्रबल राजयोग होते हैं वो क्या होता है? राजयोग सिर्फ यही होता है, केंद्र का और त्रिकोण का संबंध राजयोग कहलाता है। भाई ये 4 हिस्से और ये 2 हिस्से आपस में किसी भी तरह से कनेक्ट हो जाए, आपस में किसी भी प्रकार का संबंध बना लें, किसी का स्वामी कहीं बैठ जाए, 2 के एक साथ बैठ जाएं, एक दूसरे को देख रहे हों, एक दूसरे में राशि परिवर्तन कर दिया हो, कुछ भी संबंध बनाए तो उसे क्या कहते हैं? राजयोग कहते हैं। ठीक है, तो जब हम राजयोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो हमने 2 चीजें पढ़ी, केंद्र स्थान कुंडली का सबसे अच्छा स्थान है, दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? वो है त्रिकोण। तीसरे, अब और आगे आइए, एक जगह लिखा हुआ है 6, देखिए कहां पर लिखा है, 6 लिखा हुआ होगा, षष्ठ लिखा होगा। एक जगह लिखा होगा अष्टम, 8th हाउस होगा, और एक जगह लिखा हुआ होगा द्वादश। सबको मिल गया? 8, 6, 8 और 12। सबको मिल गया? ठीक है, ओके। 6, 8 और 12। अगर आम भाषा की बात करूं, अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं, क्योंकि जन्म कुंडली में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, जो सबसे बुरा है कई बार वो सबसे अच्छा हो जाता है, जो सबसे अच्छा है कई बार वो सबसे बुरा हो जाता है, ये सिचुएशनल है। लेकिन बेसिक बात करें, नेचर की बात करें, फर्स्ट व्यू की बात करें, तो 6, 8 और 12 ये कुंडली के सबसे खराब स्थान है। ठीक है, और मैं जो शब्द कह रहा हूं आप उन शब्दों को एज इट इज लेना, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि एक ज्योतिषी जब भी ऐसे स्टेटमेंट बोलता है ना, तो ये ऐसे स्टेटमेंट उसके खिलाफ यूज़ किए जा सकते हैं। हम खराब नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्योतिष की दुनिया में बड़े सारे नियम होते हैं, लेकिन हम प्रशिक्षु हैं और हम कार्यशाला में हैं, तो अगर हम आम भाषा में बात करें तो ये 3 स्थान कुंडली के सबसे खराब स्थान हैं। कितने खराब है ये समझिएगा, मैं एक स्टेटमेंट से बताता हूँ। पराशरी ज्योतिष में ये कहा गया कि यदि कहीं का भी मालिक, मतलब पूरी कुंडली में कहीं का भी मालिक आकर के 6, 8, 12 में बैठ जाए, प्रथम भाव का स्वामी बैठ जाए, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का,
6, 8, 12 में आकर के बैठ जाए, तो जहां का वो मालिक होता है उस घर का विनाश कर देता है। समझ गए? मान लीजिए दूसरे स्थान का स्वामी आकर के दूसरे स्थान से हम क्या देखते हैं, कौन बताएगा? कपिल जी बताएंगे। सेकंड हाउस से हमने क्या चर्चा की थी, क्या देखते हैं? कपिल जी आपको वो करना पड़ेगा अनम्यूट। हाँ जी, अच्छा ठीक है, तो गर्वित जी बताएंगे। गर्वित जी बताइए, सेकंड हाउस से क्या देखते हैं? माइक अनम्यूट करके धन देखते हैं। तो अगर सेकंड हाउस का स्वामी छठे स्थान में बैठ जाए या 12वें स्थान में बैठ जाए या 8वें स्थान में बैठ जाए तो क्या करेगा, कौन बताएगा मुझे? अक्षित जी जो है, ये अक्षित जी के नाम से है, मुझे अपना सही नाम भी बताइए और बताइए आप क्या करेगा। अनम्यूट करें। जो अक्षित के नाम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, चलिए सेतु जी बताइए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अब 5% ज्योतिषी आप बन चुके, करने लगे ना भविष्यवाणी। भाई सेकंड हाउस का मालिक बैठेगा छठे, 8वें, 12वें में, तो सेकंड हाउस को खराब कर देगा। सिंपल बात है। एक बात समझिए, तो क्या समझे? अच्छा, और फिर दूसरा नियम क्या कहता है पाराशरी का? पाराशरी कहती है यदि 6, 8, 12 के स्वामी, कौन? छठे का, 8वें का और 12वें का स्वामी कुंडली में जाकर के कहीं बैठ जाए तो जहां बैठेगा उस जगह का विनाश कर देता है। ठीक है? ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि मान लीजिए 8वें भाव का स्वामी चौथे स्थान में जाकर के बैठ जाए, तो संदीप जी बताएंगे तो क्या करेगा वो? चौथे भाव में क्या क्या हम देखते हैं, तो 2-3 चीज़ें आप बता देंगे किस किस चीज़ में वो उसको खराब करेगा, बताइए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक हो गया। तो संदीप जी ने हमें बताया 4-5 चीज़ें बताई, और जितनी चीज़ें हैं सब कुछ हो जाएंगी। जैसे वाहन का सुख नहीं मिलेगा, घर का सुख नहीं मिलेगा, है ना, वाहन ज़मीन का सुख नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हमने ये समझा कि 6, 8, 12 जो घर हैं वो खराब स्थान है, और इन स्थानों पर यदि कहीं का मालिक जाके बैठे तो जहाँ का वो मालिक है उस जगह की हानि करेगा, और यदि इन स्थानों के मालिक कहीं जाकर के बैठे तो जहाँ वो जाकर के बैठेंगे उस स्थान की हानि करेंगे। मोटा मोटा इतना समझ लीजिए। एक और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने 5वें स्थान की ओर बढ़ेंगे। एक मुझे बड़ा पसंद आता था ये कि जैसे जब आप ज्योतिष सीखते हैं ना, उसके बाद मुझे लगता है व्यक्ति सबसे पहले अपनी कुंडली देखता है ना, और अपनी कुंडली में वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें ढूंढता है। जब आप राजयोग पढ़ेंगे तो फटाफट आप जाकर के अपनी कुंडली में राजयोग देखेंगे, दुर्भाग्यवश नहीं मिलता। जो बढ़िया बढ़िया राजयोग है ना, नवम का दशम का संबंध, लग्न का नवम का संबंध, नहीं मिलता। अब आदमी सोचता है कि यार मेरी तो कुंडली सबसे खराब है, मैं तो दुनिया की देख रहा हूँ। तो वैसी स्थिति में
कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके मन को सांत्वना देती हैं कि चलो ये तो है, ये भी बढ़िया है, लेकिन ये मेरी कुंडली में है। तो ऐसा एक योग मैं बताता हूँ, बड़ा अच्छा योग है। क्या है? कुंडली का तीसरा स्थान, कुंडली का छठा स्थान और कुंडली का 11वां स्थान। एक बार देखिए, आप चेक करिए। थर्ड हाउस, तृतीय, छठा, षष्ठ और 11वां एकादश, ये तीन जगह एकमात्र ऐसी जगह है कुंडली में जहां पर पाप ग्रह बैठ करके अत्यंत शुभ फल देते हैं। क्या समझे भाई? कुंडली के अंदर पाप ग्रह जहां भी बैठेगा, राहु जहां भी बैठेगा, शनि जहां भी बैठेगा, केतु जहां भी बैठेगा, मंगल जहां भी बैठेगा, नुकसान करेगा। शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, पाप ग्रह पाप फल देते हैं। लेकिन यहां उल्टा हो गया। यदि आपके तीसरे स्थान में मंगल आ जाए, यदि आपके तीसरे स्थान में राहु आ जाए, यदि तीसरे स्थान में केतु आ जाए, छठे स्थान में राहु आ जाए, 11वें स्थान में राहु आ जाए, इतना शुभ फल देगा, इतना ज्यादा आपको देगा कि उतना तो आपको कोई शुभ ग्रह भी नहीं दे पाता। इन तीन स्थानों का नाम क्या है? त्रिषडाय। त्रिषडाय। अब ये नाम आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, इसे याद कैसे करेंगे? आसान कर देता हूं। ये कोई नाम नहीं है, ये तीनों स्थानों का नाम जोड़ के बना दिया। तीसरे स्थान को संस्कृत में बोलते हैं त्रि। क्या बोलते हैं? त्रि। और छठे स्थान को बोलते हैं षठ। संधि होकर के क्या हो जाता है? षड हो जाता है। त्रि, षड। और 11वें स्थान का एक नाम है आय, इनकम, अर्निंग। तो त्रि, षड, आय, त्रिषडाय। ठीक है? तो 3, 6, 11 ये ऐसे स्थान हैं जिसमें पाप ग्रह बैठ करके बड़ा शुभ फल देता है। आज हमने 4 स्थान पढ़े हैं, 4 फिर किसी दिन पढ़ेंगे। पहला है केंद्र, सबसे अच्छे। त्रिकोण, सेकंड नंबर पे सबसे अच्छे। त्रिक, 6, 8, 12 को हम क्या बोलेंगे? त्रिक बोलते हैं। इसका भी नाम लिख लीजिएगा, त्रि और क। अगर आपने हमारी ई बुक पढ़ी है, यदि आप हमारी ई बुक जो हमने आपको भेजी थी आप पढ़ते हैं, उसमें ये सारी डिटेल्स है, बहुत अच्छे करके लिखी हुई है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो उन्हें त्रिक बोलते हैं और 3, 6, 11 को हम बोलते हैं त्रिषडाय। अब मुझे ये बताइए कि बोरिंग तो नहीं हो रहा है सेशन? किसी को समझ में ना आ रहा हो, कुछ दिक्कत हो रही हो तो बताइएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे 5th हाउस। 5th हाउस बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप सब लोग युवा हैं तो आप सबके लिए और ज़्यादा और इस 5th हाउस से हम लोग कई बार अगर हमें किसी पर प्रभाव जमाना हो, किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानना हो, तो हम 5th हाउस का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम पंचम भाव की ओर बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था कि पहले भाव से हम अपने बारे में देखते हैं, अपना व्यक्तित्व देखते हैं, अपना नेचर देखते हैं, अपनी पहचान देखते हैं, अपना रंग, अपनी कदकाठी, या जिस व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे हैं उसका बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं 1st हाउस से। 2nd हाउस से हम उसका धन देखते हैं, उसकी वाणी देखते हैं, उसका खान पान देखते हैं, उसका कुटुंब देखते हैं, उसका रहन सहन देखते हैं। 3rd हाउस से हम उसका बल देखते हैं, छोटे भाई बहन देखते हैं, पराक्रम देखते हैं, उसकी भुजाएं देखते हैं, उसका कौशल देखते हैं, उसके फेफड़े देखते हैं, कंठ देखते हैं। वहीं हम 4थे भाव से घर, मकान, जमीन, जायदाद, माता, मित्र, सुख, संपत्ति, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसके बाद फिर क्या आता है? भाई मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास भाई बहन भी है, बल भी है, घर में भी गाड़ी घोड़ा है। तो व्यक्ति फिर क्या करता है उसके बाद कि चलो कुछ विद्या अर्जित की जाए,
चलो कुछ पढ़ लिया जाए, कुछ कौशल सीख लिया जाए, कुछ विद्या बुद्धि अर्जित कर ली जाए। तो 5th हाउस किसका है? 5th हाउस है आपकी विद्या का, आपकी एजुकेशन का। 5वें घर से हम क्या देखते हैं? व्यक्ति की एजुकेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे? व्यक्ति की एजुकेशन। व्यक्ति कितनी पढ़ाई करेगा, ये 5th हाउस से देखते हैं। व्यक्ति की पढ़ाई में क्या संघर्ष होगा, क्या वो आराम से पढ़ाई कर लेगा, ये 5th हाउस से देखते हैं। व्यक्ति किस क्षेत्र में पढ़ाई करेगा, मान लीजिए वो टेक्निकल पढ़ाई करेगा, या वो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करेगा, फाइनेंस की पढ़ाई करेगा, लॉ की पढ़ाई करेगा, या फिर वो आर्ट के क्षेत्र में पढ़ाई करेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग 5th हाउस से देखते हैं। और क्या देखते हैं? 5वें भाव से हम देखते हैं बच्चे, संतान, संतति। और हमारे जो 10 मुख्य प्रश्न हैं उसमें से एक प्रश्न है संतान। लोग पूछने आते हैं कि मेरे यहाँ संतान होगी क्या, मेरे यहाँ 2 बेटियां हैं, क्या बेटा होने का योग है, मेरी संतान पढ़ाई नहीं करती है, मेरी संतान गलत रास्ते पे चल रही है। ऐसे प्रश्न आपके पास आएंगे। तो बच्चों के बारे में, संतति के बारे में 5th हाउस से देखते हैं। और क्या देखते हैं? बच्चों से मिलने वाला सुख। मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में व्यक्ति अगर वास्तविक बात करें, ऑनेस्ट होकर के बात करें, तो कभी भी व्यक्ति अपने से ऊपर जाता हुआ किसी को नहीं देखना चाहता। हम लोग उदार होकर के बोल देते हैं, लेकिन व्यक्ति कभी भी अगर स्पष्टता से बात करें तो कभी उसके मन के अंदर ये भाव हमेशा रहता है कि मैं सबसे ऊपर जाऊं, है ना? हाँ, लेकिन इसका एक अपवाद है बस। वो अपवाद क्या है? व्यक्ति दुनिया में किसी को अपने से ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, वो है उसके बच्चे। व्यक्ति हमेशा ही चाहता है कि मेरा बच्चा, जितनी मैंने प्रोग्रेस करी, मेरा बच्चा मेरे से ऊपर जाए। अगर मैं इंस्पेक्टर, है ना, हाँ, तो अगर मैं इंस्पेक्टर हूं तो मेरा बच्चा IPS हो जाए। अगर मैंने 1 करोड़ कमाए तो मेरा बच्चा 10 करोड़ कमाए। एकमात्र बच्चे हैं। और ये भी आप मानिए, यदि आपने जीवन में संघर्ष किया और आपका बच्चा कामयाब हो गया, तो आपके जीवन का जो उत्तरार्ध है, जो सेकंड फेज है, वो बड़ा अच्छा बीतेगा। तो इसलिए 5म भाव से हम देखते हैं कि मेरा जो बेटा है या मेरी जो बेटी है, मेरे जो बच्चे हैं, वो कितना प्रोग्रेस करेंगे, और उनकी प्रोग्रेस से, उनके सफल होने से माता पिता को कितना सुख प्राप्त होगा। ये चीज़ हम देखते हैं 5वें घर से। 2 चीज़ें हमने समझी। और क्या देखते हैं? उच्च शिक्षा। अब एक प्रश्न है आप सभी के लिए। जी सेतु जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, ठीक है, पूछिए। जी, जी, हाँ जी, दोनों ही चीज़ें अप्लाई होती हैं। जैसे हमने कहा था कि जहाँ का मालिक होगा वो यहाँ करके बैठेगा तो अपना नुकसान कर देगा, ये तो करेगा ही करेगा वो। लेकिन वो जो वहाँ आकर के बैठा है, उसका फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, और दोनों रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, फायदा करेगा वो ग्रह, फायदा करेगा अगर वो पाप ग्रह है। ठीक है, अच्छा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने क्या कहा था, उच्च शिक्षा। तो मेरा प्रश्न है, अब कौन जवाब देगा, हैंड रेज करिएगा और इससे पता चलेगा आप कितना सुन रहे हैं। उच्च शिक्षा देखेंगे पंचम भाव से, अभी मैंने बताया। प्रारंभिक शिक्षा कौन से भाव से देखेंगे, ये हम लोग चर्चा कर चुके। हैंड रेज करिएगा जो बता सके। ठीक है, ठीक है, ओके। और गर्वित जी, कौन से, नहीं भाव कौन सा, नंबर कौन सा है, 2, ठीक है, मैं समझ गया, जिसने हाथ उठाया उन्हें पता है। तो प्रारंभिक शिक्षा दूसरे भाव से, ठीक है, और उच्च शिक्षा पंचम भाव से, ये समझिएगा। तो पांचवा भाव किसका है, आपकी हायर एजुकेशन का है। अभी मैंने बताया था कि आप किस फील्ड में पढ़ाई करेंगे। तो बचपन में तो बच्चे का फील्ड ही नहीं तय होता भाई, बचपन में तो सारे बच्चे एक ही फील्ड में पढ़ाई करते हैं। जब वो हायर में जाने लगते हैं, जब वो 12th में जाते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, तब जा कर के ये तय होता है कि वो किस फील्ड की पढ़ाई करेंगे। तो ये कौन बताएगा, पंचम भाव बताएगा। और क्या देखते हैं, व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति कितना समर्पित होगा। भाई कुछ लोग आपने देखे होंगे, खाते हैं, कमाते हैं, सो जाते हैं, गलत नहीं है, सबका अपना स्वभाव है। लेकिन कुछ लोगों की दुनिया आइसोलेटेड होती है, उनकी एक अपनी दुनिया होती है, अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पर। कुछ लोग आपने देखे होंगे वो सोशली बड़े इन्वॉल्व होते हैं, हर एक दुख सुख में बैठना, सामाजिक संस्थाओं में जुड़े रहना, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। तो जो इस तरह के लोग होते हैं, उनके बारे में यदि देखना हो या उन लोगों को अपने बारे में जानना हो कि मुझे समाज में किस तरह से मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, कितनी मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में मेरी क्या पहचान बनेगी, ये देखा जाता है 5th हाउस से। ठीक है, इसके बाद और क्या देखा जाएगा, आज के समय में बहुत सारे लोग बीमार हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका डाइजेशन सही नहीं है। लोगों का डाइजेशन सही नहीं है, भोजन अच्छे से पचता नहीं है। भोजन में जो रस बनना चाहिए, भोजन का जो उद्देश्य होता है ना, रक्त बनाना। हमारे यहाँ श्री दुर्गा कवच है, मार्कंडेय पुराण में है दुर्गा कवच। उसमें अब वो कई हजार साल पहले लिखा गया, मॉडर्न मेडिकल साइंस तो अभी आया, जिसने बताया कि हमारे भोजन से क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बनती हैं। दुर्गा कवच आज से कई हजार साल पहले बताता है, क्या कहता है, रक्त मज्जा व सामांसान अस्थि मेदान सी पार्वती। मतलब बोले कि रक्त से बनती है मज्जा, पहले भोजन से ब्लड बनता है, ब्लड से मज्जा बनती है, मज्जा से वसा बनती है, रक्त मज्जा वसा मांसान, उसके बाद मांस बनता है। शरीर में जो मांस होता है ना, मांसपेशियां होती हैं, ये मांस उससे बनता है। उसके बाद बनती है अस्थियां। अस्थियां किन्हें बोलते हैं, हड्डियों को। और सबसे लास्ट में क्या आपने सुना होगा कि वो बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं ना, हड्डी के अंदर जो होता है लिक्विड, उसे बोलते हैं मेद। संस्कृत में उसे क्या बोलते हैं, मेद बोलते हैं। वो सबसे लास्ट में बनता है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो सबसे महत्वपूर्ण होता है शरीर के अंदर, वही हमारा बल है। अस्थ मैदान सी पार्वती, इन सब की रक्षा भगवती पार्वती करती हैं, ऐसा उसका वचन है दिव्या कवचम का। तो मूल बात क्या है कि आपकी पाचन शक्ति कैसी होगी, आपका डाइजेशन सिस्टम कैसा होगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका 5th हाउस, 5वां घर। अब कैसे बताएगा, ये भी एक मोटा मोटा जस्ट समझ लीजिए। जिस व्यक्ति के 5वें घर में मंगल हो, ऐसे व्यक्ति के पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है। क्या बनी रहेगी, गर्मी बनी रहेगी। जिस व्यक्ति के 5वें स्थान में सूर्य हो,
ऐसे व्यक्ति को भी पेट में अक्सर जलन बनी रहती है। जिस व्यक्ति के पंचम स्थान में चंद्रमा हो, ऐसे व्यक्ति का पेट बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि वो जल का कारक है। जिस व्यक्ति के पंचम स्थान में राहु हो अथवा राहु देखता हो, ऐसा व्यक्ति तला भुना जला खूब खाता है, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन खराब रहता है। और जिस व्यक्ति के पंचम स्थान में केतु हो या संबंध रखता हो, ऐसे व्यक्ति को भोजन के प्रति कोई ज़्यादा उत्साह नहीं रहता। उसे जो मिल जाता है वो खा लेता है, और जितना मिल जाता है उतना खा लेता है। तो इस तरह से हम जब पढ़ेंगे ग्रहों को तो समझेंगे कि व्यक्ति का जो भोजन है, जो उसका पाचन तंत्र है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा था पहले कि एक भाव तो 10-10 चीज़ें बता रहा है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई कि इस भाव से इस ग्रहों की कॉम्बिनेशन से हम क्या देखें। तो रिकॉल करिए कि खान पान का एक और भाव है। हैंड रेज करिए, कौन बताएगा। ऐसे ही कर दिया करें, है ना, ऐसे भी दिख जाएगा मुझे। ठीक है, देखो आप लोगों का होमवर्क कम है इसका मतलब। ठीक है, तो कौन सा हाउस है? सेकंड हाउस है, दूसरा भाव है। दूसरा भाव बताता है खान पान कैसा है। दूसरा बताएगा खाओगे पियोगे क्या। पांचवा बताएगा जो खाया पिया है वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जब भी हम किसी को खाने पीने को लेकर के किसी का सवाल होगा तो हम क्या देखेंगे? खाली पंचम नहीं देखेंगे। हेल्थ के बारे में जब प्रश्न आएगा, पेट से संबंधित प्रश्न आएगा, तो खाली पंचम नहीं देखेंगे। पहले देखेंगे सेकंड, फिर देखेंगे फिफ्थ। और कितना बढ़िया फलादेश करोगे। आप कहोगे, अगर उसका द्वितीय खराब होगा, आप कहोगे भाई साहब आप अपना खान पान बदलिए, आप गलत खाना खा रहे हैं। यदि आपने अपना खान पान बदला तो आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब आपको भावों के बारे में अच्छे से डिटेलिंग बताऊंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कला, आर्ट। जो लोग आर्ट के क्षेत्र में हैं, जो लोग म्यूजिक के क्षेत्र में हैं, जो लोग पेंटिंग करते हैं, जो लोग कैलीग्राफी करते हैं, जो लोग मूर्तियां बनाते हैं, जो लोग इंटीरियर में हैं, जो लोग ज्वेलरी में हैं, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में हैं, वुड कार्विंग में हैं, दुनिया भर के आर्ट के क्षेत्र हैं। तो क्या आप आर्ट के क्षेत्र में कुछ सवाल आपके पास आएंगे कि मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ, क्या मेरा उसमें करियर है? अगर आपको ये देखना हो तो आपको फिफ्थ हाउस देखना पड़ेगा। इसके बाद रहस्य शास्त्रों की रुचि, विशेष रूप से ज्योतिष, वास्तु, टैरोट या तंत्र, इस तरह के विषयों में, मैजिक, जादू, या आजकल एक बड़ा प्रचलित है मेंटलिज्म, हिप्नोसिस। इन सब विषयों में अगर आपकी रुचि है और इसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, या जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, उस व्यक्ति के जीवन में, उस व्यक्ति के पंचम भाव में ऐसा कोई योग है कि जो उसे इन विषयों में महारत हासिल करा सकता है, तो ये आप कहाँ से देखेंगे? फिफ्थ हाउस से देखेंगे। आप भी अपना पंचम हाउस देखिएगा। जब अभी हम सीख लेंगे देखना, तो आप देखिएगा आप ज्योतिषी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। इसके बाद अचानक धन लाभ, सरप्राइज एलिमेंट, अचानक से पैसा मिल जाना। बैठे थे, एकदम से फ़ोन आ गया कि भाई साहब ये काम कर दो आप, और पेमेंट मैंने डाल दी, जहाँ आपको पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। ऐसा धन लाभ कौन देता है? पंचम हाउस देता है। जी अनुराधा जी। ठीक है, देखिए रहस्य जो विज्ञान है, रहस्यात्मक जो विषय हैं, उन्हें उसमें पोटेंशियल देखी जाती है अष्टम भाव से। आपको याद होगा जब आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था, अष्टम भाव से हम देखते हैं कि गोपनीय विषयों में इस व्यक्ति की पोटेंशियल है या नहीं है। पंचम भाव से हम ये देखते हैं
कि ये व्यक्ति उस चीज़ों का अध्ययन करेगा या नहीं करेगा, और यदि करेगा तो इसमें कोई बाधा तो नहीं आएगी। समझ गए? प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि पंचम भाव किसका है? पढ़ाई से रिलेटेड है, अध्ययन से रिलेटेड है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जिनको गॉड गिफ्टेड होता है, आप मिले कभी ऐसे किसी व्यक्ति से जिसे रात में स्वप्न में आ जाता है कि कल क्या होगा? आपने नाम सुना होगा रामानुजन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। वो कैम्ब्रिज गए, ऑक्सफोर्ड गए, तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि मेरे सपने में नामेश्वरी देवी आती हैं, ठीक है, और वो मुझे इक्वेशन बता जाती हैं। तो अष्टम भाव अलौकिक शक्तियों का भाव है और पंचम भाव उसको सीखने का भाव है। तो फिफ्थ हाउस से हम देखेंगे कि व्यक्ति गोपनीय विषयों में पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, गोपनीय विषयों की तरफ उसका ध्यान होगा या नहीं होगा, गोपनीय विषयों में उसे महारत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये पंचम भाव से देखेंगे। इसके बाद अचानक धन लाभ हमने बताया। एक और विषय जो मैंने कहा था आपको कि आजकल तो आप, मुझे तो पहले बड़ा अजीब लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आया। आप धीरे धीरे जैसे हम लोग एल्गोरिदम को समझ रहे हैं ना, आप आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में एस्ट्रोटॉक, और एस्ट्रोटॉक की आप कोई भी क्लिप उठा करके देखिए, कोई भी उनका एडवर्टाइज उठा करके देखिए, उसमें एक ही प्रश्न आपको दिखेगा कि तुम्हारा प्रेम संबंध जो छूट गया था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, बॉयफ्रेंड वापस आएगा या नहीं आएगा, गर्लफ्रेंड वापस आएगी या नहीं आएगी। सारे सवाल ऐसे होते हैं। अब मुझे लगता था पहले कि भाई ये एक ही विषय पे क्यों डालते हैं। तो जब मैंने रीड किया, जब हम लोग संस्थान का कार्य कर रहे थे, जब हम और विकास जी जो प्रबंधक हैं हमारे संस्थान के और आपके साथ जुड़े हुए भी हैं, तो जब हम और विकास जी बैठ करके रीड कर रहे थे, तो हमने पाया कि भारत के अंदर ज्योतिष का जो बिजनेस है, ज्योतिष का जो व्यापार है, वो प्रतिवर्ष 8 लाख करोड़ का है। 8 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस ज्योतिष का होता है भारत के अंदर, दुनिया की बात नहीं कर रहे। और उस 8 लाख करोड़ के बिजनेस में से 50+ जो शेयर है, 50% प्लस का जो शेयर है, वो केवल और केवल युवा बच्चों का है। और वो भी इस विषय का है कि उनके जो संबंध हैं, जो उनके रिलेशनशिप्स हैं, उससे संबंधित व्यापार है। अब एस्ट्रोटॉक वाले तो जो हैं वो एल्गोरिदम के महारथी हैं, तो उन्हें पता। तो कुल मिलाकर के हम लोग अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा या कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि उसके प्रेम संबंधों में उसे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका जो अफेयर चल रहा है वहाँ पर उसकी शादी होगी। कई लोग आपसे प्रश्न करने आएंगे कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उससे मेरा विवाह होगा, या मेरे जीवन में लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। तो प्रेम संबंधों को हम किससे देखते हैं? फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय बता रहे हैं हम आपको। तो 5वें घर से किसे देखेंगे हम? व्यक्ति के प्रेम संबंधों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर। आप एक जगह टिक करके नौकरी करेंगे या नौकरी में परिवर्तन होगा। आप सतत प्रयत्न, मतलब परिवर्तनशील रहेंगे, बार बार भटकते रहेंगे, या कम परिवर्तन होगा। इस तरह की चीज़ें हम किससे देखते हैं? फिफ्थ हाउस से देखते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आपके मन में ये आएगा कि क्या सिर्फ ग्रह से देख लेंगे? नहीं, दशाओं से देखते हैं। फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, जो उससे संबंध रखते हैं, उनकी दशाएं परिवर्तित जब होती है तब पता चलता है कि वहाँ पे नौकरी का परिवर्तन करेगा नहीं या नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें तब समझेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ें हैं 5वें भाव में, यही बेसिक चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। संतान, बच्चों से मिलने वाला सुख, विद्या बुद्धि, उच्च शिक्षा, देशभक्ति, सामाजिक पहचान, पाचन शक्ति, कला, रहस्य शास्त्रों में रुचि, अचानक धन लाभ, प्रेम संबंधों में यश
और नौकरी परिवर्तन, इन सारी चीज़ों का विचार हम किससे करते हैं? 5th हाउस से करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट भाव में बढ़ते हैं। 5वां भाव हमने इसलिए ज़्यादा आपको डिटेल में समझाया क्योंकि आगे के भावों में बहुत ज़्यादा गूढ़ता नहीं है, आगे के भाव थोड़े आसान हैं। शुरुआती भावों में समय लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो आप नया नया पढ़ रहे हैं और दूसरा ये जो शुरू के भाव हैं ये लाइफ का बड़ा स्टेक ऑन करते हैं। 5वें भाव तक बच्चा कितने साल का हो गया बताइए भाई? हायर एजुकेशन कब तक होती है? 25-30 साल के तक की बात चली गई। तो इतने, हाँ, कम से कम 25, मैं मानता हूँ कि 25 साल तक मास्टर्स करता है व्यक्ति, तो वहाँ तक आप ले गए। अब इसके बाद बढ़ते हैं 5वें भाव में। जब बच्चा पढ़ लेता है, जब बच्चा पढ़ाई लिखाई करने के बाद योग्य हो जाता है, तब उसके लाइफ में 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, वो 3 चीज़ों को फेस करता है। वो क्या है? ये 3 चीज़ें बताता है छठा भाव। छठे भाव का जो सबसे पहला गुण है वो है शत्रु। आपके जीवन में दुश्मन बनने शुरू होते हैं, आपकी लाइफ में एनिमीज तैयार होते हैं। क्यों होते हैं भाई? एक तो आप नए नए जवान हो रहे हैं, गर्म खून है, ठीक है, आदमी का दिमाग वैसे ही 7वें आसमान पे रहता है। दूसरा, वो नया नया एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। अभी तक वो घर में था, घर से कॉलेज जा रहा था, लेकिन अब वो सर्वाइवल वाली दुनिया में जा रहा है, अब वो स्ट्रगल वाली दुनिया में जा रहा है। और आम तौर पर मुझे लगता है कि लोग शत्रुओं से सामाजिक शत्रुओं समझ लेते हैं, पर मेरा मानना इसमें कुछ और है। मुझे लगता है व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु वो स्वयं है। हमारा सबसे बड़ा एनिमी कौन है? हम खुद हैं। 25 साल का लड़का अगर आलस करेगा तो सबसे बड़ा दुश्मन उसका कौन हुआ? उसका आलस है। अगर वो क्रोध करेगा तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्रोध है। अगर वो कामातुर हो जाएगा, अगर वो सिर्फ प्रेम संबंधों में ही उलझा रहा, वो गर्लफ्रेंड में उलझा रहा या कोई लड़की बॉयफ्रेंड में उलझी रही, तो सबसे बड़ा शत्रु उसका कौन है? उस समय वो उम्र नहीं अलाउ करती आपको कि आप पूरे तरह से अपने करियर को छोड़ करके, अपनी साधना को छोड़ करके आप डाइवर्ट हो जाएं। आप सब करिए, लेकिन जो आपका ध्येय है उसमें आपका ध्यान रहे। तो छठा भाव क्या है? आपके शत्रुओं का भाव है। आपकी लाइफ में जो फिजिकल शत्रु होते हैं वो भी, और जो आपके मेंटल शत्रु हैं वो भी। ये दोनों चीज़ें कौन बताता है? 6th हाउस बताता है। दूसरा, ये बताता है आपके रोग। आपकी लाइफ में जो आपको बीमारियां होंगी, कौन सी बीमारियां? ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्ति, बीमारियां तो जीवन भर रहती है भाई, जुकाम, खांसी, बुखार, ये तो हमेशा होगा। कौन सी बीमारियों की बात कर रहा है 6th हाउस? ये उन बीमारियों की बात कर रहा है जो आपको पता चलती है 45, 50, 55 में जाकर के, कि जी कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, डायरिया है, अल्सर है, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, और क्या क्या होता है? बीपी बहुत अनस्टेबल रहने लग गया, शुगर बहुत हाई चला जाता है। ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, एक दिन में नहीं होता है। टीबी हो गई है, तो ये कब होती है? हाँ, जो गंभीर बीमारियां हैं, जो परेशान करती हैं, ये सारी बीमारियां, इनकी जड़ें पैदा होती हैं कब? 25, 20, 25, 30, इस बीच में। क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति इस उम्र में अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता। एक तो युवा रहता है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है, जो मिल गया खा लिया, सुबह से शाम तक भाग रहा है, सेहत का ख्याल नहीं रखता। और छठा हाउस उसकी सेहत में वो बीमारियां पैदा कर देता है जो कि समय के साथ बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए आप पाएंगे कि हमारी जो सनातन संस्कृति थी उसमें 25 वर्ष तक का ब्रह्मचर्य आश्रम था,
और उसके बाद गृहस्थ का पहला चरण था। मतलब 25 साल व्यक्ति बिल्कुल फुल्ली एकदम, जैसे कहते हैं ना, अनुशासन में जीना, दूध पीना, जंगल में